हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। चिकित्सा के संबंध में उसके अनुसंधान या आविष्कार की बात विद्या से नहीं कही, इतना ही कहा, मैंने सुना है कि वह बहिष्कृत है। गृहहीन कर देने पर उनके लिए किसी आत्मीय कुटुंबी के घर में भी आश्रय नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त गृहहीन शब्द का भाव मन में लाते ही मुझे कष्ट होता है काका जी। रास बिहारी ने गदगद होकर कहा, तुम्हें इतनी सी उम्र में अगर इतना कष्ट होता है तो मेरी इस उम्र में कितना अधिक हो सकता है। सोचो तो, अपने लंबे जीवन में क्या मुझे पहली बार ऐसे अप्रिय कर्तव्य का सामना करना पड़ रहा है। नहीं विजया, ऐसा नहीं है। कर्तव्य हमारे सामने सदैव कर्तव्य ही है, उसके सामने मन की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। बनमाली जिस कठोर जिम्मेदारी का भार मुझे सौंप गए हैं वह मुझे जीवन के अंतिम पल तक उठानी ही होगी, उसमें चाहे कितना कष्ट ही क्यों ना भोगना पड़े। या तो तुम मुझे सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति दे दो, वरना मैं किसी भी प्रकार तुम्हारा यह अनुचित अनुरोध न मान सकूंगा। विजया सिर झुकाए बैठी रही। पिता के अपराध पर निरपराध पुत्र को ग्रहण करने का संकल्प उसके मन में व्यथा पहुंचाने लगा। इसे भांप यह बूढ़ा उससे 8 गुनी पीड़ा सहकर भी कर्तव्य पालन पर कमर कसे हुए है। वह इसे ठीक ढंग से समझ नहीं सकी, बल्कि उसे यह केवल एक बेसहारा अभागे पर हृदयहीन निष्ठुरता के समान ही महसूस हुआ। लेकिन जोर देकर अपनी इच्छा को चलाने का उसमें साहस भी नहीं था। साथ ही यह भी उससे छिपा नहीं रहा कि गवई गांव में समारोह के साथ ब्रह्म मंदिर की स्थापना की ख्याति पाने की ऊंची आकांक्षा से ही बूढ़े पिता के पीछे खड़े होकर बिलास बिहारी यह जिद और जबरदस्ती कर रहा है। रास बिहारी और कुछ नहीं बोले। विजया ने चुप रहकर मौन सहमति दे दी, लेकिन उसका दूसरे दुख से दुखी हो उठने वाला स्नेह से भरा कोमल नारी मन इस बूढ़े के प्रति अश्रद्धा और उसके बेटे के प्रति घृणा से भर उठा। रास बिहारी कारोबारी आदमी ठहरे। वह अच्छी तरह जानते थे कि जो मालिक है उसे तर्क करके 16 आने हरा कर भी अदायगी के समय उससे 8 होने से अधिक वसूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह 8 आने का पौना भी अंत तक निश्चित नहीं होता। इसलिए उदारता दिखाकर कुछ लाभ उठाने का अगर समय है तो यही है। विजया की ओर देखकर थोड़ा सा हंसकर उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारी चीज़ है, तुम दान करोगी तो मैं विरोध क्यों करूँगा। मैं तो बस यह कहना चाहता था कि विलास ने जो करना चाहा था वह ना स्वार्थ के कारण था, ना अप्रसन्नता के कारण। केवल कर्तव्य मानकर ही उसने यह करना चाहा था। एक दिन मेरी और तुम्हारे पिता की जायदाद एक होकर तुम दोनों के हाथ में जाएगी। उस दिन सलाह देने के लिए इस बूढ़े को तुम खोज नहीं पाओगी। उस दिन तुम दोनों के विचारों में कोई भेद ना हो, अपने स्वामी के हर काम को सही जानकर श्रद्धा से कर सको। बस मैंने यही चाहा है। नहीं तो दान करना, दया करना वह भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मुझे केवल यही सिद्ध करना था कि अपात्र को दान देना उचित नहीं है। अब समझी बेटी, हम लोग जगदीश के लड़के पर रत्ती भर भी दया क्यों नहीं करना चाहते, और यह दया एकदम असंभव क्यों है। यह कहकर वृद्ध स्नेह के साथ हंसते हुए विजया ने चेहरे की ओर देखते रहे। इस अत्यंत सारगर्भित और तर्कयुक्त उपदेशों के विरुद्ध कोई तर्क नहीं चल सकता था, इसलिए विजया चुपचाप बैठी रही। रास बिहारी ने फिर कहा, अब समझी बेटी विजया, लड़का होने पर भी बिलास कितनी दूर के भविष्य को सोचकर काम करता है। अभी मैंने कहा था कि इस जमींदारी में ही मैंने बाल सफ़ेद किए हैं, लेकिन इस काम में उसकी चाल समझने के लिए मुझे भी बीच बीच में चकित होकर रह जाना पड़ता है। विजया ने केवल गर्दन हिलाकर अनुमोदन किया, बोली नहीं। 4:30 बज गए कहकर रास बिहारी लाठी थाम कर उठ खड़े हुए और बोले, इस समाज प्रतिष्ठा की चिंता से विलास कितना बेचैन हो रहा है, कहा नहीं जा सकता। उसका ध्यान ज्ञान इस समय वहीं हो गया है। ईश्वर के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि वह शुभ दिन मैं अपनी आंखों से देखकर मर सकूं। कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्म को बार बार नमस्कार किया। दरवाजे पर आकर वह अचानक रुककर बोले, नरेंद्र एक बार मेरे पास आता तो जैसे भी होता कुछ सोचता, लेकिन वह भी तो अभागा है। पिता का संपूर्ण स्वभाव उसमें उतर आया है। कहते कहते वह बाहर निकल गए। विजया बैठी बैठी न जाने क्या सोचने लगी। अचानक बाहर की ओर नजर पड़ते ही उसने देखा
दिन ढलता जा रहा है। तब नदी के किनारे की अस्वस्थकर हवा ने उसे जोर से खींचकर जैसे खड़ा कर दिया और बूढ़े दरबान को साथ लेकर हवा खोरी के बहाने बाहर निकल गई। ठीक उसी स्थान पर बैठा वह आदमी आज भी मछली पकड़ रहा था। बहुत दूर से यह देख लेने पर भी पास जाकर जैसे देख ही ना सकी हो, इस तरह वह चली जा रही थी। अचानक कन्हैया सिंह पीछे से पुकार उठा, सलाम बाबूजी, शिकार मिला। विजया के कानों में बात आते ही उनकी जड़ें तक लाल हो उठीं। जो लोग समझते हैं कि वास्तविक अपनत्व होने के लिए अनेक दिन चाहिए और बहुत सी बातचीत होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं। विजया के घूमकर खड़े होते ही वह व्यक्ति बंसी रखकर पास आकर नमस्कार करके खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, देश के प्रति आप में सच्चा आकर्षण है, यहाँ तक कि यहाँ के मलेरिया तक को अपनाए बिना आपका काम नहीं चलेगा। विजया ने मुस्कुराते हुए पूछा, लगता है आप अपना चुके हैं, लेकिन देखने पर तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर को थोड़ा धीरज रखकर अपनाना होता है, ऐसी जल्दबाजी। बात समाप्त होने से पहले ही विजया पूछ बैठी, आप डॉक्टर हैं शायद। व्यक्ति हड़बड़ा उठा, लेकिन दूसरे ही पल स्वयं को संभाल कर हंसते हुए बोला, यही समझना चाहिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर का पड़ोसी हूँ ना, हमारी बारी सबके बाद ही तो आएगी। मेरा ख्याल है कि केवल पड़ोसी ही नहीं, आपके मित्र भी हैं। मेरी बातें उनसे कह दी क्या? यही ना कि आप उन्हें एक अर्थहीन अभागा समझती हैं, लेकिन यह तो पुरानी बात है, सभी समझते हैं। इन बातों को फिर नए रूप में कहने की क्या ज़रूरत है? फिर भी वह आपसे एक दिन मिलने आएगा। विजया ने मन ही मन लज्जित होकर कहा, उससे मिलने से उन्हें क्या लाभ होगा? लेकिन उनके संबंध में मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन कहना उचित था। उचित क्यों था? जिसका घर द्वार बिक जाता है उसे सभी अभागा ही कहते हैं। हम भी कहते हैं, भले ही मुंह पर ना कह सकें, पीछे तो कहते ही हैं। विजया हंस पड़ी, तब तो आप उनके अच्छे मित्र हैं। व्यक्ति ने गर्दन हिलाकर कहा, यह ठीक है। अगर मैं यह ना जानता कि आप एक अच्छे उद्देश्य से उसका मकान ले रही हैं तो उसकी ओर से मैं स्वयं ही आपको जा पकड़ता। विजया ने कोई उत्तर नहीं दिया। बातें करते करते आज वे लोग कुछ और दूर तक बढ़ गए थे। देखा उस पार लोगों का एक दल कतार बांधे नरेंद्र बाबू के मकान की ओर चला जा रहा है। उसमें 50 से लेकर 15 तक की उम्र के लोग थे। जानती हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं? नरेंद्र बाबू के स्कूल में पढ़ने, उसने दिखाकर कहा। विजया ने आश्चर्य से पूछा, वह यह रोजगार भी करते हैं क्या? लेकिन मेरा ख्याल है बिना पैसे के क्यों, ठीक है ना? व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, उसे आपने ठीक पहचाना। अर्थहीन व्यक्ति के मन की बात कहीं नहीं छिपती। फिर कुछ गंभीर होकर बोला, नरेंद्र कहता है कि हमारे देश में सच्चे किसान नहीं हैं, किसानी करना पेशा है, इसलिए लोग समय असमय 2 बार हल चलाकर बीज छिटक देते हैं और मुंह बाए आकाश की ओर ताकते बैठे रहते हैं। इसे खेती करना नहीं कहते, लॉटरी डालना कहते हैं। किस जमीन में कब खाद दी जाती है, खाद कैसे बनती है, किसे सच्ची खेती कहते हैं, यह सब वे नहीं जानते। विलायत में रहकर डॉक्टरी के साथ यह विद्या भी सीख आया है। क्या एक दिन उसका स्कूल देखने जाइएगा, जहाँ मैदान में पेड़ों के बीच पिता, बेटा, बाबा सब मिलकर एक साथ बैठते हैं। विजया तत्काल जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर कौतूहल दबाकर बोली, नहीं, अभी रहने दीजिए। इतने बड़े मकान के होते हुए वह पेड़ों के नीचे पाठशाला क्यों लगाते हैं? यह शिक्षा तो मुंह से बताकर पुस्तक रखकर दी नहीं जा सकती। स्वयं उनके हाथ में खेती कराकर दिखाना पड़ता है कि किस तरह ठीक तरीके से यह काम करने पर 2 गुनी, यहाँ तक कि 5-7 गुनी फसल भी पैदा की जा सकती है। उसके लिए मैदान की आवश्यकता है, खेतों की है। सिर ठोक कर आकाश की ओर ताकते हुए हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं। अब समझिए कि उसकी पाठशाला पेड़ों के नीचे क्यों लगती है। अगर आप एक बार उसके स्कूल की खेती देखें तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। अभी तो समय है, आज ही चलिए ना, वह तो दिखाई दे रही है। विजया और भी गंभीर हो उठी, आज रहने दीजिए। व्यक्ति ने सहज स्वर में कहा, तो रहने दीजिए, चलिए आपको थोड़ा आगे तक पहुंचा दूं। यह कहकर वह साथ साथ चलने लगा। 5-6 मिनट तक विजया खामोश रही। मन ही मन उसे न जाने कैसी लज्जा महसूस हो रही थी। वह इस लज्जा के कारण भी नहीं सोच पा रही थी। व्यक्ति ने कहा, आप धर्म के लिए ही जब उसका मकान ले रही हैं तब
यह कई बीघे ज़मीन जो अच्छे काम में लग रही है, आप आसानी से छोड़ सकती हैं। इस अनुरोध का क्या आपको उनकी ओर से अधिकार मिला है? विजया ने गंभीर होकर कहा। वह बोला, यह अधिकार देने पर निर्भर नहीं करता, लेने पर निर्भर करता है। जो अच्छा काम है उसका अधिकार मनुष्य भगवान से ही पाता है। उसे किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं लेना होता। जिस कृपा की प्रार्थना करने के लिए आप मन ही मन विरक्त हो गई, उसे पाने पर कौन पाता जानती हैं? देश के अन्नहीन किसान, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दरिद्र भगवान की एक विशिष्ट मूर्ति हैं। उनकी सेवा का अधिकार हर एक को है। वह अधिकार क्या मैं नरेंद्र से मांगने जाऊंगा, बताइए? यह कहकर वह हंसने लगा। लेकिन इसलिए तो वह यहाँ नहीं बैठे रह सकेंगे, विद्या चलते चलते बोली। नहीं, लेकिन वह यह भार मुझे सौंप सकते हैं। विद्या के होठों में एक दबी हुई हंसी खिल गई, लेकिन गंभीर स्वर में बोली, मेरा भी यही अनुमान था। ये सारे काम पहले देश के जमींदारों के थे, उन्हें ब्रह्मोत्तर जमीन देनी पड़ती थी। अब यह जिम्मेदारी नहीं रही, लेकिन उसका प्रभाव मिटा नहीं है। इसलिए अगर कोई 2-4 बीघा ठगने का प्रयत्न करता है तो वे पुराने संस्कारों के कारण जान लेते हैं। यह कहकर वह फिर हंसने लगा। विद्या ने हंसी में साथ देना चाहा, लेकिन दे ना सकी। वह सरल हंसी उनके हृदय में जाकर जैसे बिंधी रह गई। कुछ पल चुपचाप रहने के बाद उसने अचानक पूछा, आप स्वयं भी तो अपने मित्र को आश्रय दे सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ रहता नहीं, लगता है हफ्ते भर बाद ही चला जाऊंगा। विजया चौंक पड़ी। लेकिन आपका मकान यहाँ है तो बराबर आना जाना तो बना ही रहेगा। व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लगता है अब मुझे नहीं आना पड़ेगा। विजया के हृदय में उथल पुथल होने लगी। अनुचित समझते हुए भी अपनी जिज्ञासा दबी न रह सकी। धीरे से बोली, यहाँ आपके घर के लोगों का भार संभालने वाला तो कोई ज़रूर होगा, लेकिन नहीं, इस तरह का कोई आदमी नहीं है। व्यक्ति ने हंसकर कहा, तो फिर आपके माता पिता? मेरे माता पिता, भाई बहन कोई भी नहीं है। यह लीजिए। बातें करते करते हम लोग आपके मकान के सामने पहुंच गए। नमस्कार, मैं चला। यह कहकर वह चलते चलते रुक गया। विजया उसकी ओर नहीं देख पाई, लेकिन कोमल स्वर में बोली, अंदर नहीं आएंगे? नहीं, लौटकर जाने में अंधेरा हो जाएगा। विजया ने हाथ उठाकर नमस्कार करते हुए अत्यंत संकोच के साथ धीरे से कहा, आप अपने मित्र से एक बार रास बिहारी बाबू के पास जाने को नहीं कह सकेंगे? उनके पास क्यों? उसने विस्मित होकर कहा, वे ही पिताजी की सारी ज़मीन जायदाद देखते हैं ना। ये मैं जानता हूँ, लेकिन उनके पास जाने के लिए क्यों कह रही हैं? विजया इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। व्यक्ति पल भर खड़ा उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, फिर बोला, मुझे लौटने में रात हो जाएगी, मैं जाऊँ? और तेजी से पैर बढ़ाता हुआ चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।